नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। अपने इलाके में रॉबिन हुड की पहचान रखते हैं। कई बार विवादों की वजह से वो सुर्खियों में भी रहे। किसी को बताने की जरूरत नहीं अगर हम कहें कि कुंवर प्रणव चैंपियन, जिनकी शख्सियत विवादों से भी घिरती है, लेकिन कई बार वो अपने तरीके से जनता की सेवा भी करते हैं। मौजूदा दौर में जो उत्तराखंड में इस वक्त हलचल मची है बीजेपी में या फिर राजनीतिक तौर पर, उसको लेकर उनका क्या नजरिया है, उसको बताने के लिए खुद हमारे साथ इस वक्त प्रणव चैंपियन साहब मौजूद है। बहुत स्वागत है प्रणव जी आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद मान्यवर। प्रणव जी, सबसे पहला सवाल यही कि जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं हरक सिंह रावत को लेकर, जिस तरीके से घोषणा की गई और फिर उनको निष्कासित करने की बात और फिर उनका रोना बिलखना, कैसे इसको आप देख रहे हैं? किस वजह से ये सब कुछ हो गया? क्या इसके पीछे की वजह असल रही? देखिए साहब, पार्टी अपनी जगह तटस्थ है। पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उसमें एक साफ कह दिया गया कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। अब कोई इंडिविजुअल अगर अपनी वेम्स एंड फैंसीज में रहते हैं तो वो तो उनकी अपनी बात हो गई। ना पार्टी पे फर्क पड़ेगा, ना हमारे वोटर पे फर्क पड़ेगा। किसी इंडिविजुअल के लिए अगर कुछ हो रहा है तो वो इंडिविजुअल तक सीमित है, पार्टी पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रणव जी, आपके ऊपर भी अनुशासनात्मक एक बार कार्रवाई हुई और आपने उस बात को एहसास में लिया, आपको लगा कि हाँ गलत हुआ था और आपने माफी मांगी, तो फिर उसका आपकी वापसी भी हो गई। क्यों आखिर हरक सिंह रावत की तरफ से इस तरीके की कोई गतिविधि नहीं रही या उनकी तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं की गई? देखिए साहब, हरक सिंह रावत जी अपने विषय में स्वयं जाने, उनके विषय में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम अपने विषय में कर सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा विकास कराया, 4 बार लगातार विधायक बने, 20 वर्ष जनता की सेवा की है और जनता ने हमारी सेवा का हमें फल दिया है। प्रणव जी, आपने इंडिया न्यूज के अधिवेशन मंच पर उत्तराखंड में बात कही थी कि आगे आप चाहते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी पत्नी या फिर बेटे वो मैदान में रहे। तो पार्टी लाइन तो अब यही है कि एक परिवार एक ही टिकट। आपका विचार क्या है? मेरा मान्यवर ये मानना है कि नारी शक्ति को आगे आना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। और मैंने अपनी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह का नाम आगे प्रपोज किया है। उच्च शिक्षित हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं, मृदुभाषी हैं जी, बहुत अच्छी तरह से 3 बार जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल निभाया है, तो मैंने उनका नाम आगे किया है। तो रानी देवयानी अगला चुनाव लड़ेंगी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, एक परिवार से एक ही व्यक्ति लड़ेगा हमारे। मैंने अपना नाम पीछे ले लिया, उनका नाम आगे बढ़ाया है। तो प्रणव चैंपियन की भूमिका को हम कैसे देखेंगे फिर? देखिए साहब, भूमिका तो समाज का प्राणी हूं, समाज में रहेगी। जिस प्रकार पहले कार्य किया है ऐसे ही कार्य करेंगे। धर्मपत्नी विधायक रहेंगी तो और अच्छा है। नारी सशक्तिकरण के लिए जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी वो प्रयास भी कर रही हैं, हम भी प्रयास करेंगे। समाज में जैसे विकास होता आया, सर्वांगीण विकास होगा। और बेटे के लिए भी कोई प्लान कर रहे हैं आप? नहीं, अभी नहीं साहब, अभी एक परिवार से एक है। अनुशासन का पालन हम करते हैं। पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, जो निर्देश मिला है उसके अनुसार एक ही नाम हमने दिया है। तो प्रणव चैंपियन के लिए हम क्या ये माने कि हाँ वो पर्दे के पीछे रहेंगे, अपनी पत्नी को आगे करेंगे और राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो जरूर सक्रिय रहेंगे? बिल्कुल सक्रिय रहेंगे साहब, समाज के प्राणी हैं। समाज के लिए 20 साल राजनीति में रह करके कार्य किया। उससे पहले भी 40 वर्ष पूर्व पिताजी विधायक थे। तभी से हम समाज सेवा में हैं और समाज सेवा तो मेरा एक अभिन्न अंग है मेरे व्यक्तित्व का। मैं बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र से आता था। लक्सर विधानसभा क्षेत्र, खानपुर विधानसभा क्षेत्र का खादर क्षेत्र था। मैंने अकूत विकास वहां पर कराया, बांध बनवाए, बाढ़ आया करती थी, डिग्री कॉलेज बनवाए, केंद्र सरकार से संघर्ष करके हमने रेलवे ओवरब्रिज बनवाए। विधायक अपने प्रदेश तक संघर्ष करता, हमने केंद्र से संघर्ष किया। तो तमाम चीजें अभी विद्यमान है, अभी भी संघर्ष रहेगा जनता के हित में। तो मैं एक मानूं प्रणव जी कि आप अब केंद्र की तरफ नजर रख रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सब। केंद्र से मतलब यह है कि संघर्षशीलता। हमने खाली अपने प्रयासों को प्रदेश तक सीमित नहीं रखा। जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई उसको ऊंचे से ऊंचे शिखर तक लेकर गए और ईश्वर ने सफलता भी प्रदान करी है। दीगर विधानसभा क्षेत्रों में हमने तटबंध के निर्माण कराए, भोगपुर से बालावाली लालढांग में। लक्सर विधानसभा में रेलवे ओवरब्रिज बनवाए। पुराना बालावाली का रेलवे पुल मैंने सैकड़ों करोड़ की लागत का निःशुल्क उत्तराखंड को दिलवाया। 8 वर्ष लगे मुझे संघर्ष में। तो संघर्षशीलता व्यक्तित्व का एक अंग है और उसका लाभ निश्चित रूप से सम्मानित क्षेत्रवासियों को, जनता को हमारी मिलता रहेगा। मौजूदा दौर में आप कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत पर आप कुछ खास टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस में जाने की एक तरीके से चर्चा चल रही है। आपको लगता है कि हाँ इसका प्रभाव कैसा होगा? क्योंकि अब उत्तर प्रदेश को आप देखिए, वहां पर कई कैबिनेट मिनिस्टर अचानक से अलग हो गए और अलग पार्टी के साथ वो चले गए।
उसका कहीं ना कहीं कुछ असर तो पड़ता है, पार्टी उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। लेकिन उत्तराखंड में अगर ये हलचल होती है, इस तरीके का कुछ होता है, वो ऐसा कदम उठाते हैं, तो उसका प्रभाव कैसा होगा? देखिए मानवर, ये समस्या तो कांग्रेस की है। बाहर का प्राणी वहां प्रवेश कर रहा है, ये तो उनको देखना है। इतना जरूर है कि ओवर एम्बिशियस है हरक सिंह जी, अपने लिए, अपनी बहू के लिए या किसी और के लिए वो जो टिकट मांग रहे थे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी में नहीं आता है, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ये कांग्रेस जाने, ये उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बीजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? लेश मात्र भी नहीं पड़ेगा साहब। बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है, और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता तटस्थ है, हमारी संगठन तटस्थ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रणव चैंपियन साहब, अक्सर हमने देखा और एक तरीके से परंपरागत ये व्यवस्था चली आ रही थी, खासतौर से देवभूमि में, कि 5 साल में परिवर्तन होता है, वहां की जनता, पहाड़ की जनता परिवर्तन करती है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों का बदलना, फिर उसके बाद बैलेंस करना, सेटल डाउन होने में समय लगेगा, और अब इलेक्शन की अगर बात करें तो वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ, रिपीट में कोई दिक्कत नहीं है, या कहीं चुनौती मानते हैं कि हाँ, चुनौती जरूर होगी? देखिए साहब, ये मिथक टूटा था 2019 में। आप ठीक कह रहे हैं कि हर बार सरकार बदला करती थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हुआ करते थे, लेकिन 2019 में संसदीय चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के ही 5 सांसद आए हैं। यही इस बार भी होने जा रहा है। 2022 में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। धामी जी ने जिस प्रकार मेहनत करके काम किया है, जैसे प्रदेश को आगे ले गए हैं, जनता बहुत संतुष्ट है, और हम दोबारा से सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से शासन सरकार में आ रही है, और सरकार एक जनोपयोगी सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में देगी। लेकिन हरीश रावत तो अभी से बहुत सक्रिय भूमिका दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार परिवर्तन जरूर होगा, हर हाल में होगा, क्योंकि कुछ काम खास हुआ नहीं, इस वजह से आपको मुख्यमंत्री परिवर्तित करने पड़े। देखिए, वो उनका धर्म है, उनको तो विपक्ष में बोलना ही बोलना है, वो अपना कैसे पॉइंट सिद्ध करेंगे। लेकिन हरीश रावत जी ने क्या किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। कैसे माफिया राज उनके सामने आ गया था, गुंडा राज आ गया था, परिवारवाद को लेकर के चल रहे थे, अपनी सरकार को अपनी बपौती बना के रख लिया था, खनन का भ्रष्टाचार, शराब का भ्रष्टाचार। जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2 चुनाव, कोई ऐसा मुख्यमंत्री शायद ही रहा हो जो 2 चुनाव अपने प्रदेश में हार गया हो मुख्यमंत्री रहने के बाद। उसके बाद संसद का चुनाव हारे हैं। तो ये तो उनकी कपोल कल्पना हरीश रावत जी की है, जो अपने आप को कुछ भी पद पे कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं सरकार लाऊंगा। हरीश रावत जी की सरकार नहीं आएगी, ना ही कांग्रेस को जनता मौका देगी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी नारा दिया करते थे चुनावी दौर में, वो बहुत चर्चित हुआ था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, इन दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आपको लगता है कि हाँ, जो युवा परिवर्तन किया गया, धामी साहब को नेतृत्व दिया गया है, आप लोग उनके साथ तटस्थ हैं और लगातार जनता के विकास की बात आप कर रहे हैं, योजनाओं को आप लागू कर रहे हैं, या उसका एक तरीके से लोगों को लाभ मिल भी रहा है, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? खासतौर से युवाओं के लिए कितनी मजबूत पकड़ बनी है इस परिवर्तन के बाद पार्टी के लिए? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने अपने संबोधन में सदैव उत्तराखंड में बात कही जो आपने अल्फाज कहे, और जब उन्होंने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बना करके भेजा, तो धामी ने बगैर रुके, बगैर खटके लगातार प्रयास के लिए, विकास के लिए प्रयास किए। और नौजवानों को रोजगार की बात हो या उनके लिए योजनाएं लानी हो, क्षेत्र में विकास करना हो, प्रदेश को बहुत आगे वो लेकर के गए। और भविष्य में ऐसी योजनाएं बन रही हैं जिनसे नौजवानों की बेरोजगारी दूर होगी। मुझे देखिए, मैं मिसाल अपनी देता हूं। मेरे यहाँ बहुत लंबे अरसे से मांग थी कि सिडकुल खोला जाए। मुख्यमंत्री धामी जी ने मेरे यहाँ सिडकुल खोला है, औद्योगिकरण होगा और कई हजार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस तरह हम आशावान हैं, प्रदेश का युवा धामी जी के प्रति आशावान है, और धामी जी पुनः सरकार ला रहे हैं। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज मैं देख पा रहा हूं और महसूस हो रहा है कि प्रणव चैंपियन में भी काफी परिवर्तन आया है। पहले आप अक्सर अलग तरीके से सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब काफी परिवर्तन है, और आपकी बातों से यह एहसास हो रहा कि अब आप वाकई समाज में जो असल चीजें हैं, जो अच्छाई की चीजें हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। कॉग्निजेंस लेने के लिए आपका आभार माने, पर देखिए, प्रकृति परिवर्तन का पर्याय है। ये 3 पा हैं जो साथ चलते हैं जी। तो प्रणव भी कोई उससे अलग नहीं है, प्रणव भी प्रकृति का हिस्सा है। हाँ। तो परिवर्तन तो अवश्यमेव है। लेकिन शौक की भी बात होती है, आपको बहुत सारे बंदूकों का, उसके प्रदर्शन का शौक है, वो शौक अभी बरकरार है या उसमें भी परिवर्तन आपने किया है? देखिए साहब, ये समय अनुसार चीजें होती हैं। हाँ। मुझे व्यायाम का शौक है। मैं नौजवानों को प्रेरणा देता हूं कि 50 वर्ष से ऊपर कैसे
चिरयुवा रहें, जो स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जी। द यूथ ऑफ इंडिया शुड हैव मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील इन विच द सिमेट्रिकल फ्लोज ऑफ विच अ थंडरबोल्ट इज बिल्ट ऑफ। तो मेरा युवा मजबूत होगा तो मेरा भारत मजबूत होगा और विश्व गुरु दोबारा से बनेगा। तो युवाओं की मजबूती के लिए मैं कार्यरत हूं। एक प्रचारक के तौर पर अगर हम देखें पार्टी का, हालांकि ये व्यक्तिगत फैसला होता है, पार्टी स्तर पर ही फैसला होता है, आप कह रहे हैं कि आप अब समाज के लिए सक्रिय तौर पर रहेंगे, अपनी पत्नी धर्मपत्नी को आपने आगे किया, उनके लिए टिकट की आपने मांग की है, तो इसको लेकर क्या बातचीत हुई है? क्या लगता है कि हाँ ये संभव हो जाएगा? बिल्कुल होगा साहब। देखिए, मनुष्य का वही बात आती है ना कि परिवर्तन होता रहता है। तो हर स्टेज पे अलग अलग परिवर्तन है। अब स्टेज आई है कि समाज में योगदान दें, तो बिल्कुल योगदान देंगे, अपनी जनता के लिए भी कार्य करेंगे, समाज के लिए भी। जो पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे, अपने युवाओं के लिए, अपनी जनता के लिए, सम्मानित जनता के लिए समर्पण भाव से रहेंगे जैसे पहले रहे थे। एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी आपके क्षेत्र के लोग आपको चाहते हैं, तो आपको लगता है कि पार्टी इस पर भी विचार कर रही है या आप भी खुद चाहते हैं कि हाँ मुझे अगर ये मिले, इस प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, वहां पर इलेक्शन है, वहां पर आपकी भूमिका भी सक्रिय हो सकती है, अगर आप संगठन के तौर पर आप अपने आप को सक्रिय करना चाहते हैं? मैंने तो पार्टी को समर्पित कर दिया सब अपने आप को। जो पार्टी का निर्देश होगा, जो पार्टी मेरे लिए सोचेगी, उसका अक्षरश पालन होगा और जिस भी भूमिका में मुझसे कहा जाएगा उसी भूमिका का मैं निष्पादन करूंगा और समर्पण भाव से निष्पादन करूंगा पूर्णतः। प्रणव जी, एक चर्चा चल रही थी राजनीतिक तौर पर, बहुत सारे लोग इस पर कहते हैं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, क्या ये आपने फैसला इस वजह से किया कि हाँ पार्टी का ये एक अपने तरीका है कि एक परिवार में एक ही टिकट, इस वजह से आपने धर्मपत्नी को आगे किया, या कहीं अंदर खाने ऐसी कुछ बातें थी कि आपको लगा कि शायद मेरा टिकट कटेगा, इस वजह से आपको मजबूरी में फैसला लेना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। देखिए साहब, आप कुछ वर्षों से सुन रहे होंगे कि मैं लगातार अपनी धर्मपत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहा था जी। आपने सुना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। टिकट की जैसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरा अपना पर्याय था कि मैं अपनी धर्मपत्नी को आगे लाऊं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता है। लगातार 3 बार से जिला पंचायत सदस्य रही हैं और समाज में एक विमुख योगदान दे सकती हैं, अलग से योगदान दे सकती हैं, नारी शक्ति के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जो उनके अंदर जज्बा है तो उसका उपयोग होना चाहिए और उसके लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका देने की सोची है। मैं बहुत आभारी हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का कि वो मौका देना है और नारी शक्तिकरण में बहुत अच्छा एक कदम होगा और वो देवयानी सिंह अपने आप को प्रूव कर पाएंगी कि वास्तव में एक अच्छी जनप्रतिनिधि है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा था कि आपके ही मुख से ये बात दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि जो आप मांग कर रहे हैं सेम पैटर्न पर रीता बहुगुणा जोशी ने भी मांग की है। उनका भी कहना है कि एक ही टिकट हो सकता है, तो मैं चाहूंगी कि मैं पीछे आऊं, मैं अपने बेटे मयंक को आगे करूं, वो कैंट क्षेत्र से लखनऊ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो पार्टी उन पर विचार करे। ठीक वैसी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत उस पर अड़ गए थे और शायद तभी इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। अब मैं जरा इससे निकलकर, देवभूमि से निकलकर उत्तर प्रदेश की तरफ आऊंगा। वहां का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, बहुत ही जबरदस्त टक्कर की बात हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं कि वहां पर जो चुनाव होगा वो ठीक उसी पैटर्न पर परिणाम देगा जो पिछला था, या टक्कर कड़ी होगी? और जो नए गठबंधन बने हैं समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस जिस तरीके से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सक्रिय हुई है, उस भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? कैसा आपको खुद लगता है कि परिणाम आ सकता है? देखिए साहब, योगी जी ने जिस तरह से मुख्यमंत्रित्व का निर्वहन किया, यूपी की सबसे बड़ी समस्या थी क्राइम, अपराध जो वहां पर हो रहा था। किसान अपने खेतों पर नहीं जा पा रहा था, माफियाइज्म बढ़ गया था, अपराधियों का उस पहली सरकार द्वारा बहुत ही उनको बचाव किया जा रहा था, उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। योगी जी ने पासा पलट दिया, बड़े बड़े अपराधियों को नीचे ले आए, तो जनता को बहुत सुकून मिला। वहां का जो एक शांति भंग हो गई थी, सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश में शांति स्थापना थी, उसके साथ ही साथ विकास भी था। तो ये दोनों चीजें दी गई हैं और जनता में योगी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है, इसलिए वहां भी योगी जी की सरकार आ रही है। क्या यही विश्वास आपको लगता है कि पूरे प्रदेश में है और देश में भी, चूंकि आपकी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, तो विश्वास अभी भी कायम है? वो एक लहर की बात होती है, वो लहर अभी भी मेंटेन है, जिसमें आप लोगों की भूमिका बहुत सक्रिय तौर पर दिखाई देगी आगे? वजह है ना साहब, कर्म किया है। मोदी जी सतत कर्म कर रहे हैं, कर्म योगी है। योगी जी ने भी कर्म किया है, तो जो कर्म करेगा उसका प्रभाव तो आएगा ही, परिवर्तन होगा समाज। और परिवर्तन को देश की जनता नोट करती है, प्रदेश की जनता नोट करती है, जिसमें उसको अपनी अच्छाई नजर आती है, उसकी ओर वो उन्मुख होती है। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्मुख इसीलिए हो रही है कि उनको
उसमें अपनी अच्छाई नजर आ रही है, अपनी भलाई नजर आ रही है, अपना अच्छा नजर आ रहा है, अपने भविष्य का, अपने आगे की संतानों के लिए अच्छा नजर आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीयता के प्रति जो किया, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी आप देखिए, जितना सम्मान भारत का बढ़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक चाहे पड़ोसी देश में करनी हो, या डोकलाम के अंदर जो सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है, चीन को पीछे हटाया है, ये सब चीजें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, इनका प्रभाव बहुत बड़ा गया है। आपने जब कर्मवीर का जिक्र किया कि हमने कर्म किया है, इस वजह से जनता का भरोसा है, तो एक और कर्मवीर हैं अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि उत्तराखंड में इस बार बड़ा परिवर्तन वो करेंगे। दौरे भी हुए, संजय सिंह लगातार सक्रिय रहे। सैनिकों की भूमिका बड़ी अहम होती है, खासतौर से देवभूमि में उन्होंने नेतृत्व भी वहां पर उसी तरीके से सौंपा है। कैसे देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में खासतौर से क्या कोई गेम चेंज करने की स्थिति में है? यहां उनकी कोई भी भूमिका नहीं है साहब, और मैं नहीं मानता कि आम आदमी पार्टी कहीं पे भी खड़ी है यहां पर। भले ही उनके स्टेटमेंट्स आए हो, अच्छा अदाकार हैं, अदा अच्छी दिखा देते हैं, ड्रामा अच्छा कर लेते हैं, एक्टर अच्छे हैं, उनके पास टीम भी इसी तरह की है, लेकिन यहाँ उस एक्टिंग का जादू चलने वाला नहीं है। यहाँ कर्म का, विकास का, समर्पण का जादू है। लेकिन बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं वहां पर, वहां के प्रदेश की जनता ने एकदम से उनको खारिज नहीं किया है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी उनकी खड़ी हो रही है। नहीं, ये तो दिखाने भर के लिए संगठन आदमी कर ही लेता है, लेकिन जनता तो नहीं जुड़ रही मान्यवर। निर्णायक तो जनता है, जनता ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है। उनके विषय में जानते हैं कि कहते क्या है, करते क्या है। ठीक है प्रणव साहब, अब यहां पर एक अहम चीज, जैसा आपने कहा कि आप फिटनेस के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, राजनीतिक तौर पर फिट रहने के लिए जो राजनेता होते हैं वो भी लगातार दांव पेच भी अपनाते हैं, उनके खिलाफ दांव पेच अपनाए जाते हैं तो उसकी वो काट भी रखते हैं। एक तरीके से जो आपके भी कुछ विरोधी होंगे वो भी कहीं ना कहीं आपको कैसे ट्रैक से हटाना है उसकी कोशिश करते होंगे। आप लोग इन तमाम चीजों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक लंबी आयु है और आप दीर्घायु रहे, मैं इसकी कामना करूंगा कि आप राजनीतिक तौर पर एक बड़ा कद बन सकते हैं। बड़ी सीधी सी बात है साहब, जनता के बीच में रहिए, जनता की समस्याओं का संज्ञान लीजिए, उसका निराकरण करिए, सब स्वतः साध्य हो जाता है। कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, कोई केमिकल इक्वेशन नहीं है। आपको जनता के बीच में रहना होता है, उनका विश्वास जीतना होता है। छोटी छोटी समस्याओं से लेकर के बड़े बड़े विषय आते हैं, विकास को लेकर के आते हैं, समाज में लेकर के आते हैं, बहुत सारे विषय उठ जाते हैं। लेकिन अगर आप उनके बीच में हैं तो बहुत बड़ा संतोष जनता को रहता है कि जिसको हमने चुन के भेजा था वो हमारे बीच में है, वो एनआरआई जनप्रतिनिधि नहीं बना। और ये सबसे बड़ी बात है, जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, स्वतः ही रास्ते दिख जाते हैं। लेकिन चैंपियन साहब, आप भी चूंकि ताल्लुक रख चुके हैं कांग्रेस से, अब यहां पर सवाल ये है, जिस तरीके से और उत्तराखंड में हमने पहले देखा भी है कि कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में, बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में बड़े नामों, क्या आपको लगता है कि कुछ इस तरीके की हलचल यहां पर भी है? क्योंकि वही मैंने कहा कि राजनीतिक फिटनेस की तैयारी सभी करते हैं, अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हां कमजोर पड़ रहे हैं तो पाला बदलने में भी कोई गुरेज नहीं करते। देखिए साहब, ये तो व्यक्तिगत परिस्थितियां हैं, इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस हैं, ये किसी बड़े रूप पे लागू नहीं किया जा सकता है। अगर किसी के सामने कोई बात आ रही है तो लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े रूप में कोई ऐसा चेंज होगा, कुछ इस तरह की बात सामने आएगी, ये मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है निकट भविष्य में। जो जहां है वहां तटस्थ है, एक आध को छोड़ करके ऐसा कोई विशेष नहीं। तो एक आंख में सिर्फ एक नाम हमें भी पता है, कुछ और नाम आपको पता है? नहीं साहब, हमें कोई नहीं, इसमें अंदेशा नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह तटस्थ है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता अपनी जगह पर मौजूद है। संगठन जब कई बार फैसला लेता है, और चूंकि संघ की भी भूमिका होती है, एक बीजेपी का अपना आंतरिक संगठन है और संघ की भूमिका भी होती है, वहां पर भी कई बार नीतिगत फैसले लेने पड़ते हैं, काम को देखकर, योजनाओं को देखकर, किसने अपने क्षेत्र में कितना काम कराया, और तब जब कोई पाला बदलता है, जैसा हमने अभी देखा कि एक सुगबुगाहट सी हुई उत्तर प्रदेश में, और वहां पर कई बड़े नाम, और वो बड़े नाम दूसरे पाले में जाते ही बहुत सारे आरोप लगाते हैं, तब उनसे भी सवाल पूछा जाता है कि अचानक से आपको कैसे पता चला कि इतनी कम काम हुए हैं या योजनाएं नहीं लागू हुई, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही? तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बहुत दिनों से प्रताड़ित थे। ये दांव हर जगह होता है, इसकी गुंजाइश तो हर जगह होती है। देखिए साहब, ये तो एक बहाना है, एक तौर तरीका है। अगर प्रताड़ना किसी भी रूप में थी तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी प्रताड़ना को व्यक्त कर सकते थे नेता के सामने, और ऐसा नहीं है कि नेता उनकी प्रताड़ना के विषय में अनभिज्ञ रहें।
उनको सुना जाता। लेकिन ये तो कहने भर के लिए होता है, जब आप दल बदलते हैं कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, तो लिहाजा अपने हाथ पोंछने लगे, दूसरे में बुराइयां निकालने लगे। रातों रात कोई बुरा नहीं हो जाता, रातों रात कोई अच्छा नहीं हो जाता। जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता है तो कोई बोलता नहीं है। और ये सब आप जानते ही हैं, ये सब बातें बनी बनाई होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। प्रताड़ना थी तो उसके बारे में कहा जा सकता था और उसको सुना भी जाता, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, हालांकि आप कई बार ये बात कह चुके हैं, मैं बार बार पूछ रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप अब केंद्र की तरफ बढ़ेंगे, आप अब प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति की तरफ अपनी कोशिश कर रहे हैं। क्या इस बारे में कुछ चर्चा हुई है? कभी आपके मन में आया, कभी आपके दिल में आया, आपने उसको जाहिर किया संगठन में? नहीं साहब, ये तो लोगों का अंदाजा मात्र है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने तो सब कुछ संगठन पे, अपनी पार्टी पे छोड़ा हुआ है, जिसका मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। जो रोल जहां मुझे पार्टी देगी, मैं समर्पण भाव से उसका निर्वहन करूंगा, बड़े सम्मानजनक तरीके से प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूं अपनी पार्टी के लिए। मेरा अपनी कोई कंडीशंस नहीं है जिनको मैं पार्टी के आगे रख रहा हूं। मतलब राजनीति के रॉबिनहुड अब आप नहीं रहेंगे वैसे? रॉबिनहुड तो बड़ा टेंटेटिव टर्म है सर, ये राजनीति में तो नहीं। पहले भी आपने कहा, आप पत्रकार लोग हैं, आप की वोकेबलरी इस तरह की है, आप यूज करते हैं। ऐसा नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल प्रणव जी। सबसे अहम चीज यहां पर यह है कि जो आपने कहा, आपने बहुत ही मुखर होकर कहा, तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। लेकिन आप खुद कैसे देख रहे हैं कि इस बार अगर इलेक्शन का परिणाम आएगा तो क्या वो आंकड़ा वैसा ही रहेगा, उससे और बेहतर होगा, या उसमें कुछ कमी की भी गुंजाइश आपको लगती है? हो सकता है चुनौतियां कुछ रहें। देखिए साहब, जनादेश के विषय में कुछ भी पूर्व व्यक्त करना मैं नहीं समझता कि समझदारी है। जनता सर्वोपरि है। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं और अच्छी संख्या में हम जीत करके आएंगे, क्योंकि कल्याणकारी सरकार है। किसी का बुरा नहीं किया और विकास के कार्य बहुत हुए हैं और युवाओं की अपेक्षा बढ़ी है। जब युवाओं की अपेक्षा बढ़ जाती है तो युवा ही कर्णधार है, युवा ही सरकार लाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सरकार और अच्छे मार्जिन से आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, और बातचीत करने के लिए। बहुत बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। तो कुंवर प्रणव चैंपियन, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो राजनीति में रहेंगे, संगठन के लिए रहेंगे। अब अपनी पत्नी, जो कि पूरी तरह से सक्षम है, उनको वो मैदान में उतारेंगे और इसके लिए उन्होंने टिकट की मांग भी की है। संगठन में उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन उनकी सक्रियता सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बनी रहेगी। नमस्कार।